नमस्कार, मैं अधिवक्ता राजीव कुमार नेगी, जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन, विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की तरफ से आप लोगों के साथ मोटर वाहन अधिनियम एक्ट 1988 के बारे में जानकारियां शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि हम सभी को विदित है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से अपनी डेली रूटीन की लाइफ में वाहन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कार के रूप में हो, चाहे वो मोटरसाइकिल के रूप में हो, चाहे वो बसेस के रूप में हो, चाहे रेलवेज, चाहे वो हवाई जहाज के रूप में हो। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से इन साधनों का उपयोग करता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ती गई, लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए गांव से शहर आने के लिए और घरों से ऑफिस जाने के लिए अपने प्राइवेट साधनों को रखना शुरू कर दिया। अक्सर देखा जाता है, लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं और कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनको खामियां भुगतनी पड़ती हैं। विशेषकर उनमें से होती है ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व इंश्योरेंस। लोग गाड़ी लेने के पश्चात रजिस्ट्रेशन करने में देरी कर लेते हैं। वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन तो ले लेते हैं, लेकिन जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन आरसी लेना होता है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, उसमें डिले हो जाते हैं। और साथ में लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी भी चलाना शुरू करते हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं, जब भी कोई गाड़ी परचेज करे, सबसे पहले तो आप गाड़ी परचेजिंग करने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना लें। ड्राइविंग लाइसेंस से भी पहले सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना लर्निंग लाइसेंस के आप कोई गाड़ी चलाते हो और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाती है, तो इसमें लायबिलिटी ऑनर की वो आपकी बन सकती है, क्योंकि आप इंश्योरेंस के टर्म एंड कंडीशन को पूरे नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि इंश्योरेंस के टर्म एंड कंडीशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ गाड़ी, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप लर्निंग लाइसेंस लेते हो, उसके बाद आप ड्राइविंग स्कूल ज़रूर ज्वाइन करें। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के साथ उनसे गाड़ी सीखना शुरू कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो प्रॉपर ड्राइविंग नहीं सीख पाते हैं। हो सकता है ऐसे में यानी कि कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर प्रॉपर क्लासेस दी जाती है। आपको ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे करना है, कैसी गाड़ी को स्टार्ट करना है, कैसी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चलाना है, कहाँ पार्किंग करना है, वो सारे आपको अच्छी तरह से सिखाया जाता है। इसलिए आप कोशिश करें ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करें, लर्निंग लाइसेंस ले। लर्निंग लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाती है। आपको उसमें एक टेस्ट देना होता है जो कंप्यूटर पर ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया होता है। आप उस टेस्ट को पास करना होता है और टेस्ट पास करते आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाती है। और लर्निंग लाइसेंस उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होती है, और 6 मंथ के बीच में आप कभी भी जाके, जब आपको लगता है कि हम गाड़ी सीख चुके हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आप ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जा सकते हो। उसके पर्टिकुलर डेट्स होते हैं, वो आपको आरटीओ के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। जब आप टेस्ट देने जाते हो तो ऐसे में यदि आपने 2 व्हीलर अप्लाई किया तो आप 2 व्हीलर लेके जाते हो, 4 व्हीलर, और आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों आप अप्लाई भी कर सकते हो और दोनों की टेस्ट दे सकते हो। और उसके बाद जब आपकी टेस्ट क्वालिफाई हो जाती है, आप ड्राइविंग में आप पास हो जाते हो, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। और जो ड्राइविंग लाइसेंस की एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आपको इतने से इतने, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये 7/2/2032 तक का है, वैलिडिट है। ये कब से? 7/2/2032। ये बना था 22/8/2012 को बना था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपको विशेषकर देखना चाहिए। ये किस चीज़ के लिए वैलिड है ये ड्राइविंग लाइसेंस? एक तो MCWG, मोटरसाइकिल विथ गियर, इसके लिए है। और दूसरी बात LMV, ये 2 गाड़ी के लिए वैलिड है। एक मोटरसाइकिल के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए LMV के लिए, और दूसरी बात मोटरसाइकिल विथ गियर। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनके पास लाइसेंस तो होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, LMV होता है और MCWG, मोटरसाइकिल विद गियर, ये नहीं होता है। और लोगों को लगता है कि इसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस है, और वो कई बार
LMV की जगह वो स्कूटर भी चलाने शुरू कर लेते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप अपने लाइसेंस जिसके लिए जो लाइसेंस आपके पास जिस गाड़ी के लिए है वही चलाए। यदि आपके पास 4 व्हीलर का LMV का है तो LMV का ही चलाए। यदि आपके पास मोटरसाइकिल विद गियर नहीं है तो मोटरसाइकिल विद गियर नहीं होने के कारण आपकी लाइसेंस वैलिड नहीं है। और लोग कई बार क्या होते हैं, अपने दोस्तों को यानी कि फॉर एग्जांपल वो गाड़ी चलाते हैं, LMV चलाते हैं, तो आप मोटरसाइकिल उनको चलाना आता हो, फिर आप अपनी दोस्तों को मोटरसाइकिल मांगने पर दे देते हो। आपको लगता है उसके पास लाइसेंस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें लाइट मोटर व्हील विथ गियर नहीं है, उसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, ना उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाई है। तो ऐसे में एक्सीडेंट होता है तो लाइबिलिटी आप पर पड़ेगा, आपके दोस्त पर, मीन्स जिसने यानी कि गाड़ी दिया है उसके ऊपर पड़ेगा। जो चला रहा है उस पर, उसको तो पार्टी बनाया ही जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को आप अपनी गाड़ी ना दें जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस ना हो और जिनको चलाने नहीं आता हो। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो संगी हो, चाहे आपके, भले उनको आप कहिएगा, हो सके तो आप खुद उनको छोड़ने जा सकते हो यदि आपको लगता है कि आपके पास समय है तो। और जो दूसरी बात है ये है आरसी। इस आरसी में मेंशन किया गया है कि इसमें सबसे बड़ी बात होती है चैसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर के बारे में बताया जाता है और किसके नाम पर ये गाड़ी है रजिस्टर्ड होता है। और रजिस्ट्रेशन से भी पहले आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन से पहले ये होती है आपके पास ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें जैसे ये कोई गाड़ी परचेज किया है, इसमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर 24 अक्टूबर 2019 को लिया गया था, 14 नवंबर 2019 के बाद। सॉरी, ये 15 अक्टूबर 2019 से 14 नवंबर 2019 तक वैलिड था। मीन टाइम में ये खत्म हो जाते हैं, 1 मंथ का टाइम पीरियड है, तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड नहीं कर पाते, ऐसे में कोई इंसिडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी कोई भी यानी कि क्लेम आपको नहीं देगी। और इसमें जब आप गाड़ी कोई परचेज करते हो आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें भी देखिएगा, जब किसी व्यक्ति ने गाड़ी परचेज किया था, इसमें इंश्योरेंस के बारे में लिखा हुआ है। इंश्योरेंस के बारे में जैसे कोई, इसमें 2 टाइप का इंश्योरेंस होता है, एक तो ऑन डैमेजेस पर मिलता है और लाइबिलिटीज होती है। जैसे ऑन डैमेजेस का इसमें 1 साल तक का दिया गया है और इन्होंने ऑन डैमेजेस पीरियड और इंश्योरेंस कराया है 1 साल का, 15/10/2019 से लेके 14/10/2020, 1 ईयर का यानी कि ऑन डैमेजेस के बारे में यानी कि इसमें इंश्योरेंस की है। और इसमें दूसरा यानी कि इसमें जो इंश्योरेंस कराया गया इसमें 10/15/2019 से लेके और 14/10/2024 तक यानी कि 5 साल का यानी कि इंश्योरेंस कराया गया है। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के रूप में है। और जो किसी को ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जब कोई व्यक्ति व्हीकल चला रहा हो और किसी को हिट हो जाता है व्हीकल से, ऐसे में यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिया जाए। उस पर लायबिलिटी आप पर ना पड़ गई इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी, क्योंकि आप टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, आरसी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है। और इंश्योरेंस में भी क्या होता है, कई बार फॉर एग्जांपल देखिएगा आप, इंश्योरेंस की आपकी टाइम पीरियड खत्म हो रही होती है। जैसे इसमें मेंशन किया गया है इसका मिडनाइट, लास्ट में लिखा मिडनाइट 14/10/2024, लेकिन मिडनाइट को खत्म हो रहा है 14/10/2024 को। व्यक्ति यानी कि डिले करता है, कई बार उसको पता नहीं चलता है, ध्यान नहीं दे पाता है, और इस नेग्लिजेंस के कारण क्या होता है 14/10 मिडनाइट यानी कि 12 बजे तक, यानी कि एक्सीडेंट 12 बज के यानी कि 10 मिनट में भी एक्सीडेंट हो जाती है, तो क्या होगा, लाइबिलिटी आपके ऊपर। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी एफआईआर में, तो यानी कि जो एफआईआर मेंशन हुई है 12:30 बजे के आसपास हुआ है और आपका मिडनाइट 12 बजे यानी कि इंश्योरेंस खत्म हो रही है। ऐसे में यदि आप क्लेम फाइल करते हो और जिसको हिट होती है थर्ड पार्टी क्लेम फाइल करते हैं, लाइबिलिटी ओनर पर, वो ड्राइवर पर पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आप से रिक्वेस्ट है, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने जीवन में हमेशा साथ रखें और बिना डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी को ना चलाए। और चौथी बात, ड्रंकन ड्राइविंग। व्यक्ति क्या करता है, शराब पी के गाड़ी चलाता है, तो ऐसे में यानी कि शराब पी के कोई एक्सीडेंट हो जाती है और आपकी मेडिकल में यानी कि शराब आ जाती है, तो ऐसे में लायबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के टर्म एंड कंडीशन में शराब पी के आपको परमिशन नहीं है कि शराब पी के गाड़ी चलाया जाए। तो ऐसे में मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग यानी कि शराब पी के गाड़ी चलाना।
ड्रंकन ड्राइव करना एक अपने आप में अपराध है। ये 185 MV एक्ट में बताया गया है। इसमें यानी कि जो सजा का जो प्रावधान है 6 मंथ, और इसमें जो फाइन अमाउंट है 2000 रुपये पहले था, लेकिन जो 2019 में जो संशोधन किया गया है मोटर व्हीकल अधिनियम में, इसके हिसाब से 9 अगस्त 2019 के बाद ये अमेंडमेंट जो प्रीवियस जो 10 अब जो फाइन अमाउंट 2000 था वो 10,000 तक कर दिया है फॉर फर्स्ट ऑफेंस। लेकिन सेकंड ऑफेंस में प्रीवियस जो आपको अमेंडमेंट से पहले जो 2009 के अमेंडमेंट से पहले जो आपको सजा होती थी, उसमें फॉर सेकंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस, यानी कि सेम ऑफेंस आप दोबारा करते हो विद इन 3 इयर्स के अंदर, देन ओमिशन ऑफ द प्रीवियस सिमिलर ऑफेंस, उसमें प्रीवियस सिमिलर ऑफेंस के लिए आपको सजा 2 साल का है और 3000 की पनिशमेंट है, यानी कि 2 साल की सजा होती है और 3000 रुपये की फाइन हो सकती है। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये 15,000 रुपये फाइन का प्रावधान है, लेकिन सजा 2 साल का है। और ड्राइव व्हीकल विदाउट लाइसेंस, यदि आप बिना लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो तो ऐसे में भी आपको फाइन का प्रावधान है। इसमें तो इससे भी आपको बचना है। अदरवाइज क्या होगा, बिना लाइसेंस की यानी कि आपको गाड़ी चलाने पर एक अपने आप में अपराध है। इसमें फाइन 500 रुपीज़ और 3 महीने की सज़ा थी। और अमेंडमेंट के बाद जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुई, इसमें 3 मंथ सज़ा, 3 मंथ, प्रीवियस जो अमेंडमेंट से पहले थे 3 मंथ था, और लेकिन फाइन जो आपको 500 देना पड़ता था वो अब 5,000 रुपये फाइन अमाउंट है। और तीसरी बात, आप लोग कई बार आप देखते हैं कि दूसरे लोगों को आप गाड़ी अलाउ कर देते हो कि चलाने के लिए परमिशन दे देते हो। अलाउइंग ऑथराइज्ड पर्सन टू ड्राइव व्हीकल, वो किसको देते हो? अनऑथराइज पर्सन को। जो अनऑथराइज है उसके पास ऑथराइज नहीं है। कैसे अनऑथराइज है? एक तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, वो स्मॉल है यानी कि माइनर है। तो ऐसे में क्या होता है, यदि आप अनऑथराइज पर्सन को यानी कि गाड़ी यानी कि चलाने को देते हो, ड्राइव द व्हीकल, पनिशेबल है इसमें टर्म विच में भी एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और फाइन 1000 रुपीज़। ये अमेंडमेंट से पहले था, 2019 में जो अमेंडमेंट हुई उसमें यानी कि ये प्रावधान था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये 3 महीने का यानी कि सज़ा, इसमें सेम 3 महीने का सज़ा रखा गया, लेकिन फाइन जो पहले 1000 रुपीज़ था अब वो 5000 रुपीज़ और बोथ भी हो सकता है। इसमें फाइन अमाउंट भी लिया जा सकता है और 3 मंथ की पनिशमेंट भी हो सकती है। और चौथी बात, ड्राइव करते हो आप बिना रजिस्ट्रेशन, बिना आरसी का कोई व्यक्ति यानी कि ड्राइव करता है, यानी कि उसके पास आरसी नहीं है, तो ऐसे में यानी कि आपको फाइन अमाउंट हो सकती है और आपको पनिशमेंट भी हो सकता है। इसमें यानी कि जो बिना आरसी का गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इसमें जो आपको फाइन अमाउंट है 5000 रुपीज़ है, लेकिन ये 2000 रुपये से कम नहीं होगा। मिनिमम 2000 रुपये होगा, लेकिन अप टू 5000 रुपीज़ आपको इसमें फाइन हो सकती है। लेकिन सेकंड स्टेज में यदि आप सेम यानी कि गलती सब्सिक्वेंट दोबारा से करते हो तो ऐसे में आपको, जहाँ पर आपको इसमें 1 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन में भी एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ हो सकती है, और इसमें 5000 से कम फाइन नहीं होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप बिना डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी चलाते हो, पहली बात तो आपके अंदर हमेशा डर रहता है, और दूसरी बात, जो गाड़ी में आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा होता है, यदि कुछ भी हो जाता है तो ऐसे में वो भी यानी कि इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो आपके ऊपर आप ही लायबल होंगे, मालिक होंगे, चाहे आप ड्राइवर होंगे तो मालिक और ड्राइवर लायबल होगा। इसलिए सारे टर्म एंड कंडीशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चाहे आप बसेस में जाते हो प्रॉपर यानी कि आप वहाँ पर टिकट्स ले, और कोई भी गाड़ी में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंश्योर्ड है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस की गाड़ी में आप ट्रैवल करते हो, मुआवजा लेते हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। और जो व्यक्ति यानी कि लिफ्ट देता है बिना यानी कि
पहले तो बिना डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी ना चलाएं, और यदि आप लिफ्ट देते हो तो वो भी गलती कभी ना करें। पहली बात तो आपको चलाना ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कानूनी अपराध है। और अक्सर देखा जाता है मोटर एक्सीडेंट में कोई नेग्लिजेंट होकर गाड़ी चला रहा होता है, तो ऐसे में क्या होता है, किसी की एक्सीडेंट हो जाती है। तो एक्सीडेंट हो जाती है तो उसमें जो व्यक्ति एफआईआर करता है, तो एफआईआर करने पर जो ड्राइवर होता है उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल पड़ता है, उसको कहते हैं फौजदारी। उसमें 279, 337 और 338 आईपीसी के अंदर यानी कि केस यानी कि दर्ज होता है। और किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती तो 304 ए, और ड्रंकन ड्राइविंग किया है तो उसमें 304 ए जो के आगे जो अमेंडमेंट हुआ उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट किया जाता है। उसकी प्रोसीडिंग क्रिमिनल अलग से चलती है, जिसे फौजदारी यानी कि कार्रवाई करती है, और क्रिमिनल केसेस के रूप में चलता है, और क्लेम जो है अलग प्रोसीडिंग है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्लेम आप कैसे फाइल कर सकते हो। सबसे पहली बात तो जब कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है तो आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी को लगता है कि गाड़ी ने टक्कर मारा मुझे, आप पहली बात तो उसके बारे में एफआईआर करें। अदरवाइज क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति एफआईआर नहीं करते, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने को बैठ जाते हैं। लोग बोलते हैं आपको बाद में पैसे दे देंगे, लेकिन क्या होता है एफआईआर नहीं हो पाती है, तो बाद में जब ड्राइवर का अपना काम निकल जाता है तो आपको ना वो मुआवजा देंगे और ना आप क्लेम लेने के लिए ले पाएंगे, क्योंकि कोई एफआईआर है नहीं। तो ऐसे में आपको लगता है कि चोटें ज़्यादा आई है, सीरियस यानी कि मैटर है, तो एफआईआर ज़रूर कराए ताकि आप कल को क्लेम ले सके। और क्लेम आप कहाँ फाइल कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, मान लो सोलन में एक्सीडेंट हुआ है तो आप सोलन में क्लेम फाइल कर सकती हो। और हो सकता है आप सोलन की जगह, सोलन में एक्सीडेंट हुआ और रहते आप शिमला में हैं तो आप शिमला में भी क्लेम फाइल कर सकती हो। और थ्रू आउट इंडिया में आपको जहाँ लगता है कि मेरा परमानेंट रेजिडेंस यहाँ है, तो आप वहाँ बैठ के ट्रिब्यूनल में जाके क्लेम फाइल कर सकती हो। और क्लेम फाइल करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी किसी को टांगे टूटी हुई है, फ्रैक्चर आई है, तो अपने क्लेम फाइल करने तक ऐसे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर दे जो आपको क्लेम को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो। जैसे पर्चियाँ, बिल्स, जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हुए वो सारे कलेक्ट कर ले, ताकि जितना आपके पास बिल्स होंगे, जितना आपके ट्रीटमेंट्स के यानी के बारे में होंगे, और जितना मेडिसिन आपने परचेज किया होगा, तो उसका डिटेल जब आप केस में लिखते हो और आप अपने केस में एग्जिबिट करते हो तो आपकी क्लेम बढ़ने की चांसेस होते हैं। और व्यक्ति को लगता है कि मैं डिसेबल हो गया हूँ, हो सकता है किसी का आंख चले जाए, एक आंख, कोई ड्राइवर है उसका टांग कट गया हो, तो इस प्रकार से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी बना सकते हो और इसको आप अप्लाई कर सकते हो रीजनल हॉस्पिटल में, या आसपास जहाँ भी आपका हॉस्पिटल है रीजनल हॉस्पिटल में, वहाँ पर आपको एक अर्जी देना पड़ता है और आपके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसके रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं। उसमें डॉक्टर्स की टीम बैठती है और आपको डिसेबिलिटी देती है। और डिसेबिलिटी यानी कि आपका 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 50%। जितना आपकी डिसेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको क्लेम मिलने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और कोशिश करिएगा आप क्लेम जब फाइल करते हो, डिसेबिलिटी यदि आपको लगता है डिसेबिलिटी आपकी बनती है तो ज़रूर आप डिसेबिलिटी लगाएं, क्योंकि डिसेबिलिटी लगाने से आपकी यानी कि क्लेम बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप क्लेम फाइल करते हो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। जो क्लेम आपको मिलता है, कई बार लोगों को लगता है मुझे क्लेम कम मिला और कोई किसी को ज़्यादा मिला, ऐसा नहीं होता है। क्लेम आप सबको उस हिसाब से मिलता है, एक तो एज के हिसाब से मिलता है और दूसरी बात सैलरी के हिसाब से, और किस तरह से क्या इनकम था, वो कहाँ से कितना, जितना आपका इनकम होगा और जितना कम एज होगा। और हो सकता है एक व्यक्ति आईएएस हो, उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में हो, उसमें क्लेम उसको ज़्यादा मिलेगा। एक यानी कि उससे कम रैंक का हो, जिसकी सैलरी कम हो, पीएन हो, तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। ये सारा आपकी इनकम के ऊपर, आप कितनी सैलरी, कितनी इनकम और कितनी कैलिबर है, उस बेसिस पर आपको क्लेम मिलता है। इसलिए आप कभी ये ना सोचें कि हमारे को क्लेम कम मिला है, इसमें ओवरऑल सारा काउंट किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी आपने क्लेम फाइल करना है तो आपको लगता है कि क्लेम किस तरह से फाइल करें, किसके खिलाफ हम क्लेम फाइल कर सकते हैं। क्लेम आप एक तो आप जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे उसमें उनके खिलाफ फाइल कर सकते हो, क्योंकि एक्सीडेंट हो गई है उस गाड़ी के द्वारा, आपको लगता है कि मालिक का गाड़ी था, मालिक को पार्टी बना सकते हो और ड्राइवर को भी पार्टी बना सकते हैं। और आप क्लेम कौन कौन कर सकता है, एक तो जिसको लगता है कि मेरे को चोट आई है गाड़ी में, एक्सीडेंट में जिसको चोट आई वो क्लेम कर सकता है। और दूसरी बात, किसी की डेथ हो जाती है तो उसको लगता है कि डेथ होने वाले उनके बच्चे यानी कि क्लेम कर सकते हैं। जैसे फादर है,
फादर के बच्चे या फादर की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चे एज ए लीगल हेयर क्लेम फाइल कर सकते हैं कि एक्सीडेंट में। और तीसरी बात, यदि व्यक्ति को लगता है कि मैं असमर्थ हूँ मैं कोर्ट जाने में, तो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी देके किसी अपने रिलेटिव्स या अपने नियरेस्ट पर्सन के द्वारा भी क्लेम फाइल कर सकते हो। इसीलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ अंत में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं और ताकि लोग क्लेम का बेनिफिट ले सके। और विशेषकर मैं लास्ट में यही कहूँगा, बिना डॉक्यूमेंट्स के कभी भी गाड़ी ना चलाए। कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाना चाहता है तो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनाएं, और अपने से कम उम्र के यानी कि 18 साल से बच्चे जो माइनर है उनको गाड़ी चलाने नहीं दिया जाए, क्योंकि वो एमवी एक्ट में फॉल नहीं कर सकते हैं। विदाउट गियर जो 16 साल तक के बच्चे हैं वो विदाउट गियर, जैसे बाइक जो विदाउट गियर है वो चला सकते हैं 16 का, लेकिन उसके लिए भी उनको एक लर्निंग लाइसेंस और लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कभी ये ना सोचें, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ पर पेरेंट्स होते बच्चों को यानी कि गाड़ी चलाने या मोटरसाइकिल चलाने देते हैं और एक्सीडेंट हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है उनकी जुबिनाइल के रूप में उनका केसेस चलते हैं और उसमें किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, उस गाड़ी से लायबिलिटी पेरेंट्स पे पड़ती है, ऑनर पे पड़ती है। इसलिए कभी ऐसी गलती ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा, पहली बात तो छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने देना अपने आप में ही अपराध है, इसमें भी आपको पनिशमेंट है। इसलिए आप सभी को ये विशेष ध्यान रखना है, प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, प्रॉपर आरसी के साथ, प्रॉपर इंश्योरेंस के साथ। यदि बाइक चलाते हैं तो आप हेलमेट लगाइएगा और उतने ही लोगों को आप गाड़ी में रखिएगा जितने लोगों की इंश्योरेंस में। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद हूँ। विशेषकर मैं चेयरमैन डीएलएस से सोलन व सेक्रेटरी डीएलएस से सोलन का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया जो आप लोगों के साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ। इसी के साथ आप सभी को शुभ दिन। धन्यवाद।